नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं हमारी पाइथन की सीरीज, जो कि एक पाइथन का क्रैश कोर्स है। अगर आपने पाइथन अभी तक नहीं सीखा है या फिर सीखा हुआ है, आपको आधा अधूरा नॉलेज है, पाइथन अच्छे से नहीं आ रहा है, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए ही है। बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पिछली भी वीडियो को देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि पाइथन कहाँ से डेवलप हुआ, किसने बनाया। आज हम इस वीडियो में पाइथन को इंस्टॉलेशन प्रोसेस से लेकर के उसके कोडिंग प्रोसेस तक आगे बढ़ने वाले हैं कि कैसे पाइथन को डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, और जो भी उसके आगे के प्रोसेस होते हैं उनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सीधा हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हमें यहाँ पे ये सीखना है कि पाइथन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करें। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च इंजन पे आकर के टाइप करना है आपको पाइथन डाउनलोड। ठीक है, आपको ये लिखना है पाइथन डाउनलोड। और जैसे ही सर्च करेंगे या फिर पाइथन लिख करके भी सर्च करेंगे तो आपको python.org की वेबसाइट दिखेगी। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है जहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड पाइथन। जैसे ही क्लिक करेंगे आप पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड पाइथन 3.13.3 वर्जन, है ना। तो अभी जैसा कि हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि पाइथन के दो वर्जन थे, एक पाइथन 2 था, ठीक है, और अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पाइथन 3 है। हालांकि उससे 2 से भी पहले के वर्जन भी हैं। फिलहाल इस समय पाइथन 3 है और 3 का ये कुछ वर्जन हम पढ़ने वाले हैं। तो बस आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड का प्रोसेस शुरू हो चुका है और हमारी ये पाइथन का जो सेटअप है वो यहाँ पे डाउनलोड बस होने ही वाला है। जब आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाएगा, बस आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अभी आपके सामने एक यहाँ पे विंडो आएगी कुछ इस तरीके से। अब जब भी आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो इंस्टॉल करते समय बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती ये करते हैं, डायरेक्ट यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। आपको इस पे तो क्लिक करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे दो ऑप्शन आ रहा है, जिसपे एक पे चेक है और दूसरा अनचेक है। आपको यहाँ पे भी चेक कर देना है। पाइथन जो होगा वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पाथ में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको चेक जरूर करना है, दोनों ऑप्शन चेक होना जरूरी है। ठीक है, इसको छोड़िएगा बात। तो दोनों को चेक करने के बाद आपको आ जाना है इंस्टॉल नाउ पे। इंस्टॉल नाउ पे जाकर के आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको इसे यस कर देना है। यस करने के बाद आपकी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया भी शुरुआत हो जाएगी। पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इतना सिंपल था पाइथन को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस इंस्टॉलेशन का इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अपना नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो अब हम इस इंस्टॉलेशन के बाद में, इसके बाद हमें एक आईडीई की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि आईडीई क्या होती है, ठीक है, और कितने प्रकार की आईडीई होती है। दोस्तों, जहां पे हम अपने कोड को लिखते हैं, जैसे हम कोडिंग करेंगे ना पाइथन की, तो कोडिंग करने के लिए हमारे पास में कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे हम अपने कोड को लिख पाएंगे। ठीक है, तो जिस प्लेटफॉर्म पे हम कोडिंग को करते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, आईडीई बोलते हैं। ओके, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये आपके ओ लेवल के एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि आईडीई क्या होता है। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि आईडीई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे हम अपने कोड को लिख पाते हैं। अब इस समय अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे आईडीई अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे कोड एडिटर हैं जहां पे हम अपनी कोडिंग को कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा फेमस है वीएस कोड एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, इस तरीके से बहुत सारे हैं। जुपिटर भी होता है पाइथन के लिए। लेकिन हमें जो कोडिंग करनी है, यानी ओ लेवल के सिलेबस में जो कोडिंग है, ठीक है, वो पाइथन के अंदर ही एक आईडीई इंस्टॉल होता है, बाय डिफॉल्ट रूप से मिलता है
जिसको हम IDLE बोलते हैं। ठीक है, IDLE समझ में आ गया। पहले मैंने नाम लिया था IDE, अब मैं बोल रहा हूं कि पाइथन का जो अपना खुद का कोड एडिटर होता है उसको हम IDLE बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि IDLE का फुल फॉर्म क्या है। IDE का तो मैंने बता दिया। IDLE जो होता है इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ओके, ये पाइथन का अपना खुद का एक कोड एडिटर है। बहुत ही लाइट वेट IDE होती है ये। ठीक है, जब जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल करते हो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, उसके तुरंत बाद ही आपको ये IDLE मिल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो हम कोडिंग करना शुरू करेंगे, हम वो कोडिंग IDLE पे करेंगे जो पाइथन का खुद का कोड एडिटर है। आप चाहें तो VS कोड एडिटर में भी कर सकते हैं, बट वो मैं अगर आप करना चाहोगे तो मैं बता दूंगा आगे चल के कि VS कोड एडिटर पे कैसे आपको कोडिंग करनी है। फिलहाल आज आपको जो शुरुआत करना है कोड का वो आपके IDLE पे करना है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि आपको जो कोडिंग करना है वो किस प्लेटफॉर्म पे करना है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं। अभी ये थोड़ा सा स्लो है, टाइम ले रहा है हमारा इंस्टॉलेशन में, तब तक आप कुछ चीजों को ध्यान में रखिए। देखिए, जब भी हम IDLE को ओपन करते हैं एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पूछ सकता है कि जब भी आप IDLE को इंस्टॉल करते हैं, सॉरी शुरुआत करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपके सामने कौन सी स्क्रीन खुल करके आती है ना। जैसे अभी हम इंस्टॉल हो जाने दीजिए, हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो खुल के आएगी, एक स्क्रीन खुलेगी। तो IDLE को जब हम ओपन करेंगे तो पूछा यह जाता है कि कौन सी विंडो खुल के आती है, उसे क्या कहते हैं, किस मोड में IDLE ओपन होता है। तो चलिए, अब ओपन हमारा इंस्टॉल भी हो चुका है और ओपन करके हम देख भी लेते हैं। तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा सेटअप वाज सक्सेसफुल। ओके, तो पाइथन हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, और अब चाहो तो इस विंडो को भी क्लोज कर सकते हो, या फिर मिनिमाइज करना चाहो, कुछ काम है तो मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग करने वाले हैं, तो डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और इसी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सारे अपने कोड को डे बाय डे जितना भी हम कोडिंग करेंगे वो यहीं पे हम इसी फोल्डर के अंदर रखने वाले हैं। तो हमने अपना एक पाइथन कोड के नाम से फोल्डर बना लिया है। ठीक है, अब जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी फाइल बनेगी वो इस फोल्डर के अंदर रखी जाएगी। जिनको फोल्डर का शॉर्टकट चाहिए तो भाई Ctrl+Shift+N बटन दबाना है, आपके स्क्रीन पे फोल्डर बन जाएगा। और मुझे पता है ये शॉर्टकट आपको पता होगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने IDE की तरफ, और यहाँ आपको सर्च बार एरिया में जाना है और सर्च बार में जाकर के आपको टाइप कर देना है IDE। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, IDE। जैसे ही IDLE लिखेंगे आप, तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आप देखेंगे कि पाइथन का जो खुद का कोड एडिटर था IDLE था वो यहाँ पे दिख रहा है, और आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो IDLE होगा वो अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप अपने कोड को यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो बात हो रही थी कि जो IDLE होती है वो जब ओपन होती है तो किस मोड में ओपन होती है ना। तो देखो, इसको जो भी हमारे सामने अभी स्क्रीन आएगी उसको हम इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। ठीक है, आप उसको इंटरेक्टिव मोड बोलते हो। जो IDLE की स्क्रीन आएगी आप ध्यान देना, उसको हम इंटरेक्टिव मोड बोलेंगे और उसी को हम पाइथन सेल भी कहते हैं। ठीक है, दो नाम मैंने बताया, कौन कौन सा नाम बताया, एक इंटरेक्टिव मोड और दूसरा पाइथन सेल बताया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण ये ओपन नहीं हुआ, नहीं तो ये एक बार में ही ओपन हो जाना चाहिए था। ठीक है, मैं एक दो बार रिफ्रेश करके इसके बाद फिर ओपन करके देखता हूँ क्यों ये ओपन नहीं हुआ। तो वापस चलते हैं यहाँ पे और IDLE को सर्च कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर से वापस। ठीक है, अब ये प्रोसेसिंग ले रहा है और देखते हैं कि ओपन होता है या नहीं। तो ये सारा हमने सेटअप तो सही किया है, कुछ इशू हो सकता है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम से भी पहले ये इंस्टॉल था तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। पर ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद ये ओपन हो चुका है। तो देखिए, अब जैसे ही हमने IDLE को ओपन किया तो ये जो हमारे सामने पूरा एक पाइथन की विंडो ओपन होकर के आई है कोड एडिटर की, इसी को हम इंटरेक्टिव मोड कहते हैं या फिर पाइथन सेल भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सिंगल लाइन का अगर कोई कोड लिखना चाहते हैं
तो हम इस इंटरेक्टिव मोड पे लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे किस तरीके से हम कोड लिखेंगे वो देख लेते हैं। जैसे सिंगल लाइन कोड है, मान लीजिए कि हमें 5 और 3 को जोड़ना है, हम यहीं पे 5+3 कर देंगे और जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे इसका ऐड करके मुझे यहाँ पे ये दिखा देगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ भाग देना चाहता हूँ, तो मैंने ये कुछ इस तरीके से लिखा और एंटर किया, यहाँ पे इसने आउटपुट दे दिया। मैं हेलो वर्ल्ड नाम का कोई मैसेज दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट नाम का देखो एक फंक्शन होता है जो बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसका यूज आप बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो जब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई मैसेज दिखाना होगा तो इतना आप याद रखें, आगे हम प्रिंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस इतना याद रखें कि अगर आपको पाइथन के अंदर कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट ओपन और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो और जो भी आपका मैसेज है वो आप अपने मैसेज को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इतना लिख करके एंटर बटन दबाते, सॉरी ये क्लोज भी करना पड़ेगा और मतलब सिंगल इन्वर्टर कॉमा या डबल जो भी लगा रखा है आपने, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। जैसे ही इतना करते हैं तो हमारा जो मैसेज होता है वो नीचे यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो इंटरेक्टिव मोड इस तरीके से, अगर सिंगल लाइन का कोई कोड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस पे डायरेक्ट कोड करके देख सकते हैं। लेकिन अगर मल्टी लाइन का कोड है, बहुत सारी लाइनें लिखनी है, 2 लाइन है, 3 लाइन है या बहुत सारी लाइनें, तब यहाँ पे ये इंटरेक्टिव मोड से हट करके हमें स्क्रिप्ट मोड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि स्क्रिप्ट मोड होगा। अब स्क्रिप्ट मोड क्या होता है और कैसे ओपन कराओगे, तो फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा आता है न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो आ जाती है जिसको हम स्क्रिप्ट मोड कहते हैं, जहाँ पे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन, ऑप्शन, विंडो, हेल्प, ये बहुत सारे मेन्यू बार मिलते हैं। हालांकि आपको पाइथन पढ़ते समय इन मेन्यू बार को बहुत ज्यादा तो ध्यान नहीं देना होता है। ठीक है, जैसे जैसे कोडिंग करते जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज इन पे उतना ज्यादा हमें फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर मुझे एक से ज्यादा लाइन का कोड लिखना है तो हमारे पास में कौन सा मोड होगा, स्क्रिप्ट मोड। अगर सिंगल लाइन का हमें कोड लिखना है तो हमारे पास इंटरेक्टिव मोड या जिसे हम पाइथन सेल कहते हैं, हम उसको यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे यानी स्क्रिप्ट मोड पे कोई भी कोड लिखेंगे, सेव करेंगे और जब भी आपको उस कोड का आउटपुट देखना होगा, आप यहाँ पे आएंगे रन पे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक ऑप्शन है हमारे पास में रन के नाम से। जैसे मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है रन मॉड्यूल, शॉर्टकट उसका है F5, यानी F5 बटन दबाइए या फिर यहाँ पे आके क्लिक करिए, आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही कोड रन होगा तो जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो आउटपुट आपके इस इंटरेक्टिव मोड पे देखने को मिलेगा। यानी कोड हम स्क्रिप्ट मोड पे लिखेंगे लेकिन आउटपुट कहाँ मिलेगा, इंटरेक्टिव मोड या पाइथन सेल पे मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि अब तक इतनी जितनी मैंने चीजें बताई हैं ये इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पाइथन की जो स्क्रीन बाय डिफॉल्ट खुलती है, क्या बोलते हैं उसको, हम इंटरेक्टिव मोड या पाइथन सेल कहते हैं। इसका यूज क्यों होता है, अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, कुछ आउटपुट देखना है तो इंटरेक्टिव मोड होता है। अगर हम एक से ज्यादा लाइन का कोड लिखना चाह रहे हैं तो हमारे पास स्क्रिप्ट मोड है, कंट्रोल एन करके हम ओपन करा सकते हैं नई फाइल। ओके, अब सिंगल लाइन स्क्रिप्ट मोड में जो भी हम अपने कोड को लिखेंगे उसको रन कराने के लिए कौन सी की दबानी होगी, F5 की। ओके, F5 की दबाने पे जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो कहाँ पे होगा, किस स्क्रीन पे, वो इंटरेक्टिव मोड पे जाकर के ओपन होगा। आई होप इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब हमने जैसा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड को ओपन कर लिया है तो इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अभी तक हमने फाइल सेव नहीं किया है तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अनटाइटल। ठीक है, अगर मैं फाइल को सेव करना चाह रहा हूं, अब आप कहेंगे हमने कुछ लिखा भी नहीं। हाँ जी, तो आप लिखने के बाद या लिखने से पहले चाहे जब आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, तो मैं पहले ही फाइल को सेव कर लेता हूं, हालांकि बाद में भी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम चलेंगे फाइल में सेव ऑप्शन पे, या फिर सबसे बढ़िया क्या होगा कि इसका शॉर्टकट Ctrl+S आप इस्तेमाल करें। ठीक है,
अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था, किस नाम से, पाइथन कोड के नाम से। तो पाइथन कोड पे जाकर के मैं डबल क्लिक करूंगा, हमारा फोल्डर यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपन हो चुका है पाइथन कोड के नाम से। इस तरीके से आप अपने फोल्डर को चूज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पूछ रहा है फाइल का नाम। तो फाइल नेम आप जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ day1.py। जी हाँ, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हम जब भी प्रोग्राम को सेव करेंगे तो प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन चूंकि ये पाइथन की फाइल बन रही है तो .py एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप VS कोड एडिटर में है, सब लाइन टेक्स्ट एडिटर में है, तो .py लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप वो लिखेंगे तो आपकी पाइथन की फाइल बनेगी, अदरवाइज पाइथन फाइल नहीं बनेगी। लेकिन एक चीज याद रखें, जैसा कि हमने यहाँ पे जो कोड एडिटर चूज किया है वो पाइथन का ही कोड एडिटर हमने ओपन कर रखा है। तो पाइथन कोड एडिटर जो कि जान रहा है कि पाइथन की कोडिंग ही हो रही है, तो हमें यहाँ पे .py लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम सिर्फ day1 लिख करके भी सेव करेंगे तो .py एक्सटेंशन अपने आप लग जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखें आप कि अगर आप पाइथन का ही कोड एडिटर यानी IDLE पे कोडिंग कर रहे हैं तो बस फाइल का नाम दीजिए, सेव कर दीजिए, .py अपने आप ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पाइथन का ही कोड एडिटर है। ओके, तो इतना याद रखें कि पाइथन की जो फाइल बनेगी उसका जो एक्सटेंशन नेम होगा क्या होगा, .py होगा। और .py कहाँ पे लगाना, अगर हम पाइथन के कोड एडिटर के अलावा अगर कोई कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो .py लिखना मस्ट है। अगर हम पाइथन का खुद का कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो .py लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे नाम दिया day1 और यहाँ सेव पे क्लिक कर दिया है। जैसे सेव पे क्लिक करा तो अगर आप टाइटल बार पे देखें तो टाइटल बार में यहाँ पे नजर आ रहा है day1.py, है ना। तो ये एक्सटेंशन ऐड हो चुका है अपने आप। तो इस तरीके से आप बस नाम दे करके सेव कर सकते हैं। तो अब तक आपने देखा कि ठीक है, आइडियली इंस्टॉल कैसे करना है, इसको ओपन कैसे करना है, फाइल सेव करना है कैसे, और फाइल को सेव करते समय .py लिखना कब जरूरी है और कब जरूरी नहीं है। अब कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं, इसके कोड को कुछ लिख करके देखते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे कोडिंग करना शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने मैसेज को देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कुछ चीजों को ध्यान में रखें, कुछ चीजों को बहुत ही बारीकी से समझें। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोड ऐसा है कि हमें बस हेलो वर्ल्ड नाम का मैसेज प्रिंट करना है, और ठीक है, तो हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर मुझे एक कोड रन कराना है जिसका नाम होगा, क्या कोड होगा हमारा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट दिखाने के लिए, कुछ मैसेज दिखाने के लिए प्रिंट नाम का फंक्शन यूज होगा। अब एक चीज याद रखना कि ये जो चीज हम लिख रहे हैं ये एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब जहां पे कैपिटल का अलग मतलब हो और स्मॉल का अलग मतलब हो। तो अभी आप ध्यान रखना कि जो भी मैंने कोड लिखा है उसको मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंट देख रहे हैं आप, मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। ब्रैकेट ओपन किया तो हमने कहा सिंगल या डबल इन्वर्टर कॉमा लगा दो, और इसके अंदर जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हो वो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और फिर अपने उस इन्वर्टर कॉमा को क्लोज करिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा, और साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा कि अगर मैं इसी प्रिंट को P कैपिटल कर देता, ठीक है, और फिर मैंने इन्वर्टर कॉमा ओपन किया, फिर से मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज दे दूं, जैसे सिर्फ हेलो लिखता हूँ, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? तो आंसर है नो। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रिंट नाम का फंक्शन है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसके सामने ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो जाता है वो फंक्शन कहलाता है। तो प्रिंट नाम का ये जो फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है वो पाइथन के अंदर स्मॉल लेटर में है। ठीक है, स्मॉल लेटर में प्रीडिफाइंड है। ये कीवर्ड जो है प्रिंट, ये प्रीडिफाइंड है, मतलब पहले से ही कोडिंग करके इसकी मीनिंग को बता दिया गया है कि अगर प्रिंट जो है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ आता है तो इसका काम होगा कि कुछ आउटपुट को दिखाना। ठीक है, अगर वहीं पे मैं कैपिटल P कर देता हूं, अब कैपिटल P हो जाने के कारण ये अपने अंदर इस फंक्शन को खोज नहीं पा रहा।
ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लू कलर में है और यहाँ पे ये ब्लैक कलर में है, जो कि ये मैसेज दिखा रहा है कि भैया ये फंक्शन मिल नहीं रहा। तो इसलिए इस चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखें कि आप जो भी चीजें लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, वो स्मॉल लेटर में ही लिखें। जब कभी भी जरूरत कैपिटल की पड़े तो ही कैपिटल लेटर यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट नाम का जो फंक्शन है वो स्मॉल लेटर में है, ना कि आपका कैपिटल लेटर में। ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। तो यानी हमें इस तरीके से नहीं लिखना है। तो चलिए, अब इतना हमने लिखा था, इसको सेव कर लिया। एक बार फिर से कंट्रोल एस बटन दबा दीजिए और अब अपने इस प्रोग्राम को रन करिए। तो सेव करने के बाद आपको रन करना है और रन करने का शॉर्टकट F5 है। जैसे ही मैं F5 बटन दबाऊंगा तो देखो इंटरैक्टिव मोड पे आ गया और यहाँ पे ये मेरा मैसेज आ गया है हेलो वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। यानी प्रिंट के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो ऐसे नजर आए। अच्छा जी, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे हम कि हमने यहाँ पे प्रिंट के अंदर जो भी मैसेज लिखा, उस मैसेज को हमने कैसे लिखा है, एक कोट्स के अंदर लिखा। अब वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स हो सकता है। अगर मैं इसी तरीके से ऐसे लिख दूं कि प्रिंट, मान लो कि मैं 5 और 3 को ऐड करना चाहता हूं, तो 5 और 3 को मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये मुझे ऐड होकर के मिलेगा। लेकिन वही अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया सिंगल या डबल कोट्स के अंदर 5+3, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये एक मैसेज बन जाएगा और ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारे सामने मिलने वाला है। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आप नंबर को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिंगल या डबल कोट्स यूज नहीं करेंगे। और अगर आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से एक मैसेज के रूप में दिखाना चाह रहे हैं तो आप सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। आगे डेटा टाइप को जब पढ़ेंगे तो ये सिंगल और डबल कोट्स का मतलब आप समझ जाएंगे। अभी फिलहाल इतना आप ध्यान देंगे कि अगर नंबर को योग करना है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ कराना चाह रहे हैं तो सिंगल या डबल कोट्स यूज नहीं करना है। ओके, अब देखेंगे, हम इसको सेव किया हमने और F5 बटन दबाया तो अब देखेंगे तीनों कोड हमारे रन होंगे और नीचे हमें कुछ मैसेज ऐसे मिलेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जो पहला वाला था। फिर 5+3 हमने लिखा था तो वो मिल गया और इस वाले को हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ था, है ना, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कोड को लिखना होगा। तो कोड करने से पहले ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये भी जानते रहें कि पाइथन जो होता है ये कहता है भैया आप सिंगल कोट्स की जगह पे अगर डबल कोट्स भी लगा देते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप लगा सकते हैं, सिंगल की जगह डबल भी आप यूज कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं कि स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है। पाइथन की कोडिंग करते समय स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत काम के होते हैं। अब समझ लेते हैं कि स्केप सीक्वेंस का क्या यूज है। तो मान लीजिए कि आपने इस तरीके से हेलो वर्ड लिखा। अभी जो आपने हेलो वर्ड लिखा है, मैं आउटपुट दिखाऊं एक बार फिर से F5 बटन दबा करके, तो यहाँ हेलो वर्ड आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। अगर मैं ऐसे कहता कि हेलो एक लाइन में प्रिंट हो, वर्ड दूसरी लाइन में प्रिंट हो, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैं प्रिंट के अंदर हेलो लिखूं, ब्रैकेट क्लोज करूं और फिर से मैं एक दूसरा प्रिंट नाम का फंक्शन लगाऊं और फिर उसके अंदर वर्ड लिख दूं, तो 2 बार मुझे प्रिंट यूज करना पड़ेगा। या फिर अगर मैं यहीं से बीच से ही लाइन को ब्रेक कराना चाह रहा हूं और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आगे जो भी शब्द लिखा है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए, तो मुझे कैसे करना चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूंगा। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे जो चीज बताने वाला हूं उसको हम बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। और अब यहाँ, ठीक है, मैं जो स्केप सीक्वेंस करने जा रहा हूं या कोड करने जा रहा हूं उससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर पाइथन में हम कोई भी ऐसी लाइन है जिसको हम रन नहीं कराना चाहते, ठीक है, कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अगर हम कुछ ऐसी लाइन है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बस कोड में यहाँ पे तो दिखाना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि वो रन करने पे नजर आए, ठीक है, मतलब एक मैसेज की तरह बस मैं यही कोड पे दिखाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस मैसेज को कमेंट के रूप में लिख दूंगा, कमेंट के रूप में, ठीक है। अब कमेंट भी 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। अभी फिलहाल हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करना जा रहे हैं और ये भी सीख लीजिए कि कमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो अगर हम पाइथन के अंदर
कमेंट यूज करना चाह रहे हैं, वो भी सिंगल लाइन कमेंट, तो हम शिफ्ट के साथ में हैश बटन दबा देंगे और इसके बाद हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये एज अ कमेंट के रूप में बन जाएगा और कमेंट कभी भी यहाँ पे रन नहीं होगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट M2 R5 पढ़े होंगे, कमेंट देना जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते तो जान गए आज। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूं तो जो भी चीजें कमेंट के रूप में दी जाती हैं वो रन नहीं होती। हालांकि हर लैंग्वेज में अपना कमेंट देने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे हैश हम यूज करेंगे सिंगल लाइन के लिए। तो अब जब रन करूंगा ना तो ये लाइन तो रन होगी, बट ये वाला मैसेज मुझे नहीं मिलेगा। तो ये मैसेज बस मैं यही दिखाना चाह रहा हूं कि मैं अब जो यूज करने जा रहा हूं उसे क्या बोलेंगे, स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर या स्किप कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो स्किप कैरेक्टर में जैसे कि मैं चर्चा ये कर रहा था कि मैंने प्रिंट नाम का एक मैसेज दिया, सॉरी फंक्शन लगाया, उस फंक्शन के अंदर मैंने एक मैसेज टाइप किया हेलो वर्ल्ड। अब मैं ये चाहता हूं कि हेलो एक लाइन में मिले और ये जो वर्ड है ये दूसरी लाइन में चला जाए। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से लिख दूंगा मैं, हेलो स्लैश लगाऊंगा, स्लैश, ये जो स्लैश लगा करके मैं लिखूंगा ना, इसे ही हम स्किप सीक्वेंस या स्किप कैरेक्टर बोलेंगे। तो स्लैश एन लिख दूंगा। स्लैश एन लिखने से क्या होगा कि ये जब भी हमारे कोड के अंदर ऐसे प्रिंट के अंदर स्लैश एन लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाओ कि स्किप कैरेक्टर यूज किया गया है। और स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए। कॉपी पेन लेकर के आप लोग लिख लीजिए कि स्लैश एन जो होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है। बल्कि मैं यहीं पे कमेंट के रूप में लिख देता हूं, स्लैश एन किस लिए है, न्यू लाइन के लिए है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको मैंने कमेंट के रूप में लिखा है तो ये रन नहीं होगा। रन क्या होगा, बस इतना। और स्लैश एन क्या कर देगा, वर्ड को न्यू लाइन में कर देगा। चलिए देखें आउटपुट। तो F5 बटन दबाता हूं, F5 बटन दबाया मैंने। अब देख रहे हैं आप, हेलो मुझे मिल गया ऊपर, वर्ड मिल गया नीचे। जबकि किस तरीके से ये लिखा हुआ था, लिखा कैसे था, ये लिखा हमने एक ही लाइन में था। समझ में आ गया। तो ये आपने एक स्किप कैरेक्टर देखा, कौन सा, स्लैश एन। अब दूसरा स्किप कैरेक्टर देखिए आप, दूसरा स्किप कैरेक्टर, चलिए इस चीज को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर, ये न्यू लाइन के लिए देखिए आपने। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा देखेंगे, एच करके पहले मतलब कमेंट के रूप में लिख देता हूँ, स्लैश टी। स्लैश टी होता है हमारा टैब स्पेस के लिए, ठीक है, टैब स्पेस के लिए। मतलब अगर देखिए सेम चीज मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहाँ पे मैं प्रिंट करा दे, सॉरी पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी से, और मैं स्लैश एन की जगह स्लैश टी लिख दूं, तो क्या होगा कि हेलो, फिर एक टैब जितना मुझे मैसेज मिले, मतलब स्पेस मिल जाएगा, यानी 0.5 इंच स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद मैसेज आएगा कौन सा, वर्ड। दोनों को रन कराते हैं, ये भी और ये भी। तो देखिए पहला वाला रन हुआ तो ये ऊपर नीचे करके प्रिंट किया, दूसरा रन हुआ तो बीच में स्पेस दे दिया। समझ में आ गया होगा आपको इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्किप सीक्वेंस होगा यहाँ पे हैच, और फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे डबल स्लैश, ठीक है। डबल बैक स्लैश अगर मैं लगाता हूं इस तरीके से, बैक स्लैश लगाता हूं, ठीक है, तो ये बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए होता है। मतलब अगर मान लो कि मैं अपनी कोडिंग के अंदर एक सिंगल बैक स्लैश प्रिंट करना, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है ये, अगर मैं एक सिंगल बैक स्लैश प्रिंट करना चाह रहा हूं तो मुझे डबल बैक स्लैश लगाना होगा, तब जाकर के सिंगल बैक स्लैश प्रिंट होगा। मतलब कुछ इस तरीके से प्रिंट, और फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे हेलो, ठीक है, एच कैपिटल कर दिया मैंने यहाँ पे, और फिर मैं लगाऊंगा डबल बैक स्लैश, और फिर मैं लिख देता हूं वर्ड। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ सिंगल बैक स्लैश मिल जाएगा। F5 बटन रन करता हूं और यहाँ नीचे जरा आप देखिए, ये सिंगल बैक स्लैश मिल चुका है, ठीक है। तो अगर सिंगल बैक स्लैश चाहिए होगा तो आप डबल लगाना पड़ेगा। अगर सिंगल लगा देंगे तो वो इसके कैरेक्टर बन जाएगा और फिर एरर आएगा, है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से डबल कोट्स लगाते हैं, डबल कोट्स आप ऐसे जनरली प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि डबल कोट्स अगर सिर्फ लगा देंगे ना वो मैसेज हो जाएगा, या फिर वो अगर सिर्फ डबल कोट्स में कहो प्रिंट कर दो तो भी आप नहीं लगा पाएंगे, प्रिंट नहीं कर पाएंगे। प्रिंट करके देखिएगा, नहीं होगा। तो अगर मैं अपने कोड में क्या करना चाह रहा हूं कि डबल कोट्स को मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो डबल कोट्स को प्रिंट कराने के लिए कैसे करना होगा, तो देखो मैं पहले इस तरीके से लिखूंगा कि मैं डबल कोट्स में देने वाला हूं। ये है हमारा क्या है भैया,
ये हमारा डबल कोट है, ठीक है। ओके, डबल कोट है ये। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि प्रिंट, और फिर इस तरीके से, अब अगर मुझे डबल कोट्स के अंदर दिखाना है तो स्लैश फिर डबल कोट्स लगाऊंगा, समझ रहे हैं। और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और फिर मैं क्या कर दूं यहाँ पे वापस स्लैश और डबल कोट्स, है ना। और फिर मैं एक बार डबल कोट्स लगा देता हूं। अब चलिए इसको देख लेते हैं रन करके। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। नीचे आता हूं मैं नीचे, और कोड को मुझे नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ से, या फिर मैं इसको क्लोज ही कर देता हूं और फिर मैं रन करता हूं, ठीक है। अब देखिए, देख रहे हैं आप, अब तक ये डबल कोट्स कहीं मिला आपको, नहीं मिला था ना, तो अब लेकिन मिल गया। तो इसको इस तरीके से प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ा, स्लैश लगा करके, बैक स्लैश लगा करके फिर कोट्स लिखना पड़ा, तब जाकर के आपको वो डबल कोट्स मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्केप कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि किस स्केप कैरेक्टर का क्या यूज है। आगे चल के जब हम पूरी कोडिंग करना शुरू करेंगे तो इन कैरेक्टर्स का यूज करेंगे बीच बीच में। अब जब भी कभी भी आप इनमें से किसी कैरेक्टर को देखें तो आप भ्रमित ना हो कि यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अच्छा जी, अगर स्लैश टी लगा है यानी एक टैब जितना स्पेस देगा, स्लैश कोट्स लगा है यानी कोट्स को प्रिंट कराने के लिए है। तो कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझते हैं। तो अभी तक जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे आपने सिंगल कोट्स, सॉरी सिंगल लाइन कमेंट्स देखा कि सिंगल लाइन कमेंट्स कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करना चाहता हूँ, मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ मैं लाइन लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, ओके। तो अब मुझे इस चीज को एज ए कमेंट के रूप में देना है। तो अब या तो मैं यहाँ पे हैच लगाऊं, फिर यहाँ पे हैच लगाऊं, तो सिंगल सिंगल लाइन में जाकर के हैच हैच यूज करूं, तब ये कमेंट बन जाएगा। या फिर मान लीजिए कि मैं ऐसे बहुत सारी लाइन लिखा हूं, जैसे यहां से यहां तक अगर मैं कहूँ कमेंट के रूप में देना है, तो बस शुरुआत में क्या करना है, आपको बस तीन बार डबल कोट्स लगा दीजिए, और फिर नीचे भी जाकर के जहां तक मतलब कमेंट को देना है, नीचे भी 3 बार डबल कोट्स लगा दीजिए। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कमेंट बन जाएगा। तो आप बस इस तरीके से लिख दीजिए, फिर बीच में जितनी भी लाइन लिखेंगे वो सब के सब कमेंट के रूप में बन जाएंगी, और रन करने पे वो हमें दिखाई नहीं देंगी। तो देख रहे हैं आप, आपका जो कोड था वो रन हुआ, लेकिन वो जो कमेंट दिया वो रन नहीं हुआ। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन जो एज ए कमेंट के रूप में आप देना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से कमेंट के रूप में दे सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल बहुत ही थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी हम कल डिटेल में वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो अगली वीडियो आएगी उसमें। तो आज बस इतना जानिए कि वेरिएबल क्या है। तो अब जितना भी ये मैंने लिखा है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, हटाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। कंट्रोल ए करके मैं इसको डिलीट बटन से हटा देता हूँ। वेरिएबल क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक, बस मैं एक नंबर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। कौन सा नंबर, 5। तो मैं प्रिंट के अंदर बस 5 लिख करके इस तरीके से 5 को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 5 मिल गया। अब मैंने कहा मुझे 6 प्रिंट करके दिखाओ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। इसको 5 को हटा करके 6 लिख दिया। फिर मैंने कहा 6 को हटाओ 7 लिख दो, तो 7 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप हटा हटा करके लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे कोई संख्या जो पहले लिखा था वो संख्या चाहिए, तो फिर इसको हटा के उसको लिखना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर मैं अपने किसी भी प्रकार के डेटा को कहीं एक जगह स्टोर कराना चाह रहा हूं, अपने मेमोरी के अंदर एक जगह स्टोर करा के रखना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को एक जगह स्टोर कराने के लिए अपने कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब लगे हाथ, वेरिएबल समझ ही रहे हैं तो डिटेल में ही समझ लेते हैं। तो वेरिएबल जो होता है हमारा, अगर कोई पूछे वेरिएबल क्या है, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब दीजिए कि हमने अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मेमोरी के अंदर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए जो लोकेशन क्रिएट किया है,
जो जगह बना रखी है किसी नाम से, उसी नाम को क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। मतलब अब देखो, मान लीजिए कि मुझे कोई संख्या जैसे 5 ले लेते हैं, अब वो मुझे स्टोर करके रखना है, मैं जब चाहूं उस नंबर को प्रिंट कर सकूं। ठीक है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि क्या जरूरत है, नंबर क्यों स्टोर करना है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। सब धीरे धीरे डाउट क्लियर होगा। अभी बस आप मान के चलो कि किसी भी प्रकार का हम यूजर से नंबर ले रहे हैं, जैसे कल को हम यूजर से कह रहे हैं कि तुम अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो, वो मुझे सेव करके रखना है। मैंने यूजर से कहा कि तुम अपना नाम बताओ, वो मुझे सेव करके रखना है। तो अगर इन सब चीजों को सेव करके रखना है तो एक जगह तो होनी चाहिए जहां पे सेव करूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज कि मैं नाम ही पूछ रहा हूं, तो मैं बस क्या करूंगा, नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो यानी अपने नाम को मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे लिखा नेम, और नेम के अंदर मैंने अपने नाम को स्टोर करा दिया। दोस्तों अगर मैं पूछूं इसमें वेरिएबल क्या है, तो ये हमारा वेरिएबल है। कौन सा? जो नेम लिखा है। और यहाँ पे ये कौन सी चीज है? ये वैल्यू है, या जिसको हम डेटा भी बोल सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये कहाँ स्टोर हो रहा है? इस नेम नाम के वेरिएबल में। तो मैंने जैसे ही इस तरीके से लिखा, हुआ क्या, हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में इस तरीके से एक जगह बन गई जिसका नाम क्या हो गया? नेम। ठीक है, एक जगह बनी मेमोरी में जिसका नाम क्या हुआ? नेम। और इस नेम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है? राज मिश्रा। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं इस तरीके से, सपोज कि मैं नीचे गया और इस तरीके से लिख रहा हूं कोच, फिर लिख दिया मैंने ओले। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि एक और जगह क्रिएट हो गई, एक और जगह क्रिएट हो गई, किस नाम से? कोर्स के नाम से। इस जगह का नाम, इस ब्लॉक का नाम क्या गया? कोर्स। जिसके अंदर क्या वैल्यू जा रही है? ओ लेवल जा रही है। तो वेरिएबल क्या हो रहा है, हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मेमोरी के अंदर एक जगह क्रिएट हो रही है जिसके अंदर हम अपने डेटा को, अपने वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। तो हमने अपने वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मेमोरी में जो जगह बनाई है, उसी जगह को हम वेरिएबल करते हैं, वेरिएबल कहते हैं, जो हमारे डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और जब डेटा स्टोर है तो हम जब चाहें तब उस वेरिएबल के नाम को कॉल करके अपने डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, अब रूल्स ये है कि भैया देखो, अगर यहाँ पे नेम के नाम से एक वेरिएबल बना दिया और इस नेम को स्मॉल लेटर में लिखा गया है, ठीक है, अब अगर मैं स्मॉल लेटर में फिर से नेम लिख करके और इसके अंदर मैं ऐसे लिख देता हूं अलेक्सा, मैंने अपने कोचिंग का नाम मेंशन कर दिया, अलेक्सा इंस्टीट्यूट। तो अब क्या होगा, अगर मैं नेम को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? तो ऐसा है जी, जब भी मैं इस तरीके की गलती करता हूं, ठीक है, तो होगा क्या कि ऊपर जो वैल्यू थी ये हट जाएगी और अब नेम के अंदर करंट वैल्यू क्या आ चुकी है? अलेक्सा इंस्टीट्यूट। तो एक रूल ये कहता है कि आप हमेशा याद रखें, ये जो चीजें हैं ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा चाहिए कि भाई ये भी स्टोर हो जाए और ये भी स्टोर हो जाए, आप इस तरीके से नेम टू दे सकते हैं, है ना, नेम टू दे सकते हैं। मतलब दोनों का नाम डिफरेंट डिफरेंट देना होगा, जगहों का नाम सेम रखेंगे तो पहली वैल्यू हटेगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब प्रिंट करा के दिखाता हूं मैं आपको पहले, है ना। तो मैं नीचे लिखता हूं प्रिंट ब्रैकेट ओपन, अगर मैं लिख देता हूं नेम, तो नेम मैं अगर इस तरीके से वैल्यू स्टोर कराया हूं ना, तो मुझे वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, वेरिएबल का नाम लिखूंगा। और एक चीज ध्यान देना है आपको कि अगर हम वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं तो आपको सिंगल या डबल कोट्स नहीं लगाना है, क्योंकि फिर वो क्या बन जाएगा, एक मैसेज, और वो चीज वैसे का वैसा ही प्रिंट होगा। तो अगर वेरिएबल है तो आपको कोई भी यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल वैसे ही जैसे है वैसे ही वैसे आपको नाम लिख देना है। ठीक है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी क्या बताया कि नेम यहाँ पे भी है, नेम यहाँ पे भी है। पहले क्या स्टोर था, राज मिश्रा, दूसरी बार क्या स्टोर किया गया, अलेक्सा इंस्टीट्यूट। चलिए एक बार मैं यहाँ पे ना दूसरे वाले को कमेंट दे देता हूँ। अब आपको पता हो गया होगा कमेंट देने से क्या होगा, अब ये समझ लो इसके अंदर की पावर खत्म हो गई, ये रन नहीं होगा, सिर्फ यही इतना एक्टिव माना जाएगा, ये एक्टिव नहीं है फिलहाल। तो यानी अब अगर मैं प्रिंट कराऊं तो ये एक्टिव है, तो हमें राज मिश्रा मिलने वाला है। तो F5 बटन दबाऊं मैं, तो अब देखेंगे क्या मिलेगा, अभी हमें राज मिश्रा। तो नेम नाम के वेरिएबल में
यहाँ पे राज मिश्रा स्टोर था तो ये मिल गया। अगर मैं इसको भी फिर से कमेंट को हटा देता, अब क्या मिलेगा? तो अब जो पहले वाली वैल्यू थी वो हट जाएगी और ये चीज आ जाएगी, और अब यहाँ पे अलेक्सा इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। तो अगर मैं रन कराता हूं तो अलेक्सा इंस्टीट्यूट मिल गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जब भी वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर करानी चाहते हैं तो हमेशा वेरिएबल भी अलग अलग दीजिए। ठीक। और जैसे मैंने कहा नेम टू ऐसे लिख सकते हैं आप, लेकिन कुछ इस तरीके से अगर टू यहां पे कर दिया, मतलब नंबर पहले कर दिया और नाम बाद में कर दिया है, तो ये गलत माना जाएगा। इस तरीके से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, ये गलत है, ये रूल याद रखना है। दूसरा, क्या मैं सिर्फ इस तरीके से लिख सकता हूं कि टू इक्वल टू, फिर मैं यहाँ पे कुछ नाम वगैरह लिख दूं, जैसे ट्रिपल सी लिख दिया, क्या ये वेरिएबल हो सकता है? तो आंसर है नहीं। आप नंबर के नाम से कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। हाँ, आप ऐसे बना सकते थे A2, B2, मतलब पहले अल्फाबेट फिर नंबर हो सकता है, या सिर्फ नंबर नहीं हो सकता, ये रूल याद रखना है। दूसरा, क्या वेरिएबल बनाते समय हम इस तरीके से डॉलर या हैच इन सब सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आंसर है नो। अगर हम स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो हम सिंगल यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, या डबल यूज कर सकते हैं, या फिर जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, मतलब अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अब अंडरस्कोर क्या हम बाद में ही लगाएंगे? इसका भी आंसर है नहीं। अंडरस्कोर आप बाद में ही नहीं, आप पहले भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं, जिधर चाहे उधर। और चाहे तो सिर्फ सिंगल, मतलब सिर्फ अंडरस्कोर लगा करके भी वेरिएबल को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रूल भी आपको ही पता हो गया होगा। और वेरिएबल की क्या कोई लेंथ होती है? मतलब सिर्फ इतना बड़ा या इतना बड़ा नाम या फिर इतना बड़ा नाम, क्या ये लेंथ है कोई? तो नहीं, कोई भी फिक्स लेंथ नहीं है। कितना भी बड़ा नाम आप अपने वेरिएबल का दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं। बाकी कोडिंग करते करते अगर मैं कुछ भूला हो तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि ये भी रूल्स होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए वेरिएबल को कैसे कॉल किया जाता है। तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कल एक बार फिर से वेरिएबल के बारे में और इसके आगे डेटा टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर जाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।